बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़ और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। गुड टू हैव यू ऑन द शो। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, आपको बताते हैं आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन वनडे सीरीज़ के बारे में। पहला वनडे हमने 8 विकेटों से अपने नाम किया और दूसरा वनडे कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज़ में हमें 1-0 की बढ़तरी हासिल है। 3 वनडेज़ हैं जिन पर यह सीरीज़ मुश्तमिल है। इससे पहले हम T20 सीरीज़ ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम की जानिब से, जिसको हम इन डिटेल ज़रूर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आगे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। उसके अलावा एक ट्राई सीरीज़ भी खेलनी है कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले। तो सारी जो तैयारियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो किस तरफ जा रही हैं। ऑल दो वनडे का फॉर्मेट था, अच्छा परफॉर्म किया। श्रीलंका थोड़ी सी डिप्लीटेड साइड ज़रूर है, उतनी इंटेंट नहीं नज़र आ रही, बट नॉनदलेस जब भी आप गेम जीतते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़रूर इंप्रूव होता है। इसके बाद आपसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए श्रीलंका के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। ये T20 सीरीज़ श्रीलंका में खेली जाएगी। कोलंबो में पहला T20 खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है। 7 जून से इसका आगाज़ होगा। इसके अलावा दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। कुछ इंक्लूजन्स भी हैं, कुछ डेब्यूज़ भी हो रहे हैं श्रीलंका के स्क्वाड में। ऑब्वियसली उनकी भी टीम एक रीबिल्डिंग फेज से गुजरी है, लेकिन ओवरऑल अपने ही होम कंडीशंस में वो हमेशा टफ टाइम देते हैं ऑपोजिशन को। और ऑस्ट्रेलिया जो कि ज़बरदस्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती रही है, T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता, ऐसी कंडीशंस में जीता जिनमें लोग कहते थे कि शायद कोई एशियन टीम ही जीतेगी। तो लगता ये है कि वो यहाँ पर आकर भी भरपूर तैयारी के साथ परफॉर्म करेंगे और इस सीरीज़ को अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हॉकी की। स्विट्ज़रलैंड में 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट है जिसके लिए पाकिस्तानी टीम रवाना हो चुकी है। इससे पहले वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन की हमने बहुत बात की। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से तो हम बाहर हो गए। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी थी जिन पर हमने गुफ्तगू की। अब 5-a-साइड खेलने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मेरा ऑन अ पर्सनल नोट ये ओपिनियन है कि अगर आपकी हॉकी बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पा रही जिस तरह आप चाहते हैं, तो फिर 5-a-साइड को इतनी हाइप देने की ज़रूरत मुझे नहीं समझ आ रही। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। जिस तरह कि मैंने कहा, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। मुझे लगता है कि एक बार फिर स्क्रैच से आपको शुरू करना पड़ेगा। ऑल दो तैयारी बड़ी ज़बरदस्त थी, यूरोप का टूर हुआ, PHF ने पूरी भरपूर कोशिश की, बट कहाँ पर गलती हुई, वो टेक्निकल गलतियाँ जिनकी वजह से हम मार खा गए। आई थिंक इसको ज़रूर बाइसेक्ट करने की ज़रूरत है। इसका भी एक एनालिसिस होना चाहिए और देखना ये चाहिए कि आप बिल्कुल 5-a-साइड हॉकी खेलें, जितनी तैयारी होगी उतना अच्छा है, लेकिन आप पहले ग्रास रूट लेवल पर हॉकी पर काम कीजिए। और अगर आप ग्रास रूट लेवल पर हॉकी पर काम नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक जितनी भी PHF की मैनेजमेंट है, फिर उसको सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या अचीव किया है। इसके बाद आपसे बात करेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की। रोलैंड गैरिस जो साल का ग्रैंड स्लैम है वो जारी है। सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है। आपसे बात की थी पहले सेमीफाइनल में राफा नडाल और अलेक्जेंडर ज़वेरेव का मुकाबला होगा, जबकि आप दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो क्वार्टर फाइनल मैचेस में सबसे पहले मारिन चिलिच ने आंद्रे रूबलेव को शिकस्त दी और नॉर्वे के कैस्पर रूड ने भी लास्ट 4 में जगह बना लिया। दोनों क्वार्टर फाइनल्स बड़े ज़बरदस्त रहे रात को और अब इन दोनों का मुकाबला होगा। बट बहुत ही ज़बरदस्त टॉप 4 लाइनअप है जहाँ पर नडाल का एक्सपीरियंस है। वहाँ पर 3 यंगस्टर्स भी आपको नज़र आते हैं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव तो ऑलरेडी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अल्कराज को हराया, जो कि एक यंग स्पेनिश टीनेज सेंसेशन है टेनिस की दुनिया में, जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है कि नेक्स्ट अब जो टेनिस के सुपरस्टार हैं वो ये होंगे। ज़बरदस्त उनका मैच रहा। तो ज़वेरेव नडाल को डेफिनेटली टफ टाइम दे सकते हैं। और आपने ये भी देखना है कि नडाल का एक बहुत ज़बरदस्त क्वार्टर फाइनल रहा जोकोविच से, जो कि बड़ा एनर्जी ड्रेनिंग था। तो आगे उनको भी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना होगा और एक बार फिर रेजिलियंस से लड़ना होगा फाइनल में जगह बनाने के लिए। वुमेंस साइड की भी बात करेंगे। खवातीन की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त मुकाबले हुए। आलमी नंबर 1 इगा श्वियाटेक की फतुहात का सिलसिला जारी है। उन्होंने भी अगले जो टॉप 4 जो लास्ट 4 होती उसमें उन्होंने वहाँ पर भी जगह बना ली है। उसके बाद आपसे और चीज़ों पर भी गुफ्तगू करनी है और पॉल पॉग्बा के बारे में आपको बताएंगे जब फुटबॉल की दुनिया में जाएंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने का उन्होंने फैसला कर लिया है एज अ फ्री एजेंट। इससे पहले जब वो आए थे तो बड़ी हाइप थी इस ट्रांसफ़र के बारे में। ओवरऑल अगर आप उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड में टाइम देखें तो वैसा नहीं रहा जैसे कि वो फ्रांस के लिए परफॉर्म करते रहे हैं और काफ़ी तशवीश रही। और ऑल दो उनका कसूर नहीं है, मैनेजमेंट का भी कसूर है। जिस तरीके से उनको खिलाया गया, जिस तरीके से उनको बेंच किया गया, जो भी सारे डायनामिक्स थे उनको भी हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वनडे सीरीज़ पर। पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीम के बारे में। पहला वनडे हमने अपने नाम किया है, दूसरा कल खेला जाएगा। उम्मीद यही है कि क्लीन स्वीप हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सना, क्या ऐड करना चाहेंगी?
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अगेन पाकिस्तान की तरफ से, और ये बड़े दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये चैम्पियनशिप का हिस्सा है। तो और जो नया राउंड है चैम्पियनशिप का, ये स्टार्ट ही पाकिस्तान श्रीलंका से हुआ है जिसमें 10 टीमें अब आने वाले वर्ल्ड कप में खेलेंगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये वो पॉइंट्स हैं श्रीलंका के अगेंस्ट जो 6 के 6 पॉइंट्स आप ले सकते हैं और फिर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन जो वर्ल्ड कप की है उसमें अपनी जगह बना सकते हैं, रादर देन आपको फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने पड़े। तो ये 6 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और 2 तो वो ले चुके हैं और होपफुली आने वाले मैचेस में वो बाकी 4 पॉइंट्स भी ले सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड यार। हसन, गुड टू हैव यू ऑन द शो। हसन, जिस तरह सना कह रही हैं कि जब ऐसी सीरीज आ गई है जहां पर आपको ऑपोजिशन थोड़ी सी डिप्लीटेड मिली है, आप डोमिनेट कर रहे हैं, तो और फिर क्रूशल पॉइंट्स भी हैं जो आप अपने नाम कर सकते हैं, तो क्लीन स्वीप की तरफ ही जाना चाहिए। आप क्या ऐड करना चाहेंगे? हाँ एब्सोल्युटली, आई थिंक ये एक पाकिस्तान में इन जनरल पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में आप देखते हैं तो कि वो हमें जैसे आपस में कलोकियली बात करते हैं कि ढीले पड़ जाते हैं लड़के या लड़कियां, तो वो जो एक चीज़ है वो आपको अवॉइड करनी है। प्रोफेशनलिज्म में रूथलेसनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है आपकी इन सब चीज़ों का। तो इस सिचुएशन में अब आपको अगर मौका मिला, अगर एक ऐसी टीम है जिसको आपने T20 में बुरी तरह मारा है, और आई थिंक यू कुड से लाइक 2 T20 सॉर्ट ऑफ क्लोज थे लेकिन कभी भी आपके हाथ से नहीं गए, तो अगर कल का वनडे देखें आप, तो उसमें जिस तरह से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, जिस तरह से पाकिस्तान की एक वो सुपीरियॉरिटी है, पाकिस्तान को वो मेंटेन करनी चाहिए, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर जब एक टीम गिरी हुई होती है तो वो कहते हैं जैसे कि पुटिंग योर फुट ऑन देयर थ्रोट, वो वाली सोच होनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बड़ी एक कॉमन सी बात हो जाती है कि जब कोई टीम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल रही होती तो जो ऑपोजिशन भी होती है वो उनके लेवल पे जाके खेलना शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान को अवॉइड करनी है। और अभी हम देख रहे हैं गुलाम फातिमा को देख रहे हैं, दुआ हसन को हमने T20 में देखा, तो जो यंग प्लेयर्स हैं उनके पास एक मौका है कि अपनी शनाख्त बनाने का भी और अपनी जगह भी पक्की करने का। क्योंकि जैसे सना भी कल और परसों बात कर रही थी कि जिस तरह से एक वो कंटिन्यूसली एक वो थोड़ा सा फ्लक्स रहा है पाकिस्तान की टीम में, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, इवन बिफोर द वर्ल्ड कप, वो एक कंटिन्यूसली मतलब कि आपके 3-4 सीनियर खिलाड़ियों के अलावा काफ़ी स्पॉट्स जो हैं वो दे आर बीइंग फॉट ओवर, उनके ऊपर लड़ाई हो रही है, उनके ऊपर आपके मुकाबले हो रहे हैं। तो ये इस तरह का मौका ऐसा है जहाँ पे एक डीमोटिवेटेड सी टीम के खिलाफ जो ऑलरेडी सीरीज हार चुकी हुई है T20 की, उसके अगेंस्ट आप अपना लोहा मनवा के अपनी जगह भी पक्की कर सकते हैं। और आई नो कि वो एक सेल्फिश पर्सपेक्टिव आ जाता है उसमें, और आपको हमेशा टीम के लिए खेलना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा हर खिलाड़ी एक इंडिविजुअल है, और उसके दिमाग में ये भी होता है कि रिगार्डलेस ऑफ जो आपकी टीम, आपने टीम को तो जितवाना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अपने करियर के लिए भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी मैटर करती है। बिल्कुल, आइकॉन्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम कुछ परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं सना, मैं चाहूँगा आप इन पर ज़रूर कमेंट करें और इनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले अगर गुलाम फातिमा की बात करें तो 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की, 21 रन दिए अपने 10 ओवर्स में, और प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाई। बिल्कुल, गुलाम फातिमा की स्टोरी जो है वो 2017 में इन्होंने क्वालिफायर्स में, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अपना डेब्यू किया था। मेरे अंडर ही ये आई जिस वक्त टीम में, तो 3 बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने उस वक्त भी आउट किए। उसके बाद 3-4 साल के लिए बिल्कुल टीम से बाहर हो गई, और एंड वर्ल्ड कप से पहले इनको वापस कॉल आई, वापस टीम में लाया गया। वर्ल्ड कप में भी इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी। जो इनकी कमज़ोरी रही है जिसकी वजह से ये पहले ड्रॉप हुई, वो इनकी फिटनेस और फील्डिंग का एस्पेक्ट जो था जिसकी वजह से इनको बाहर रखा गया। बट अब क्योंकि आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत थी तो आपको वापस जाना पड़ा गुलाम फातिमा के लिए। बॉलिंग उनकी हमेशा से बहुत अच्छी है, और अभी भी अगर आप देखें तो रेवोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं बॉल के ऊपर, और अच्छा बड़ा ब्रेक कर सकती हैं, फ्लाइट भी है। तो इसको साथ साथ अब उनको डेवलप करना है। श्रीलंका की एक ऐसी टीम है जहाँ पे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि बैटिंग जो है वो उस तरह की लंबी नहीं है जो वनडे को सर्वाइव कर सके। 50 ओवर को पूरा अगर खेलते भी हैं तो स्ट्राइक रेट इनके 3 रन 3.5 रन के हिसाब से रहता है। तो ये बेस्ट टाइम है, जैसे हसन ने कहा है, कि अपने आप को और मनवाएं। और फिर साथ साथ ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है कि अभी भी उन सारी चीज़ों पे वो फुली तौर से काम नहीं कर पाई हैं। तो इस सारे टाइम पे भी और भी अपने आप को मजबूत बनाएं, अपनी बैटिंग पे भी काम करें, अपनी फील्डिंग पे भी काम करें, फिटनेस पे भी काम करें, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी हमेशा से अच्छी रही है। उसके अलावा तूबा हसन बहुत पॉजिटिव आपके लिए एक
प्लेयर हैं। आयशा नसीम की हम हमेशा से बात करते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिद्रा अमीन की सिद्रा बात अमीन की, जी। कुछ अभी सिर्फ रख दिया गया है वनडे फॉर्मेट के लिए, क्योंकि T20 में उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं रही हैं। पर मेरे नज़दीक जब आपने सीनियर प्लेयर्स को जैसे जवेरिया और नाहिदा को फ़िलहाल अपने प्लान से निकाला है, तो शायद आपको इनको ज़रूर रिज़र्व में एटलीस्ट आपके पास ब्लॉक में ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि एक बंदा जिसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। हम पूरे वर्ल्ड कप से देख रहे हैं, पहला 100 भी किया वनडे में वर्ल्ड कप में सिद्रा अमीन ने, अब कल भी एकदम से टीम में आते साथ परफॉर्म करना, ये दिखाता है कि एक बंदा फॉर्म के अंदर है। तो उनकी फॉर्म का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सी बातें हमने पहले सुनी थी कि जी हम फॉर्म के ऊपर जा रहे हैं, तो जब फॉर्म का फ़ायदा उठा रहे हैं तो मेरा ख्याल से सिद्रा का भी फ़ायदा ज़रूर इनको लेना चाहिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप बड़ी टीम को हराते हैं, इंडिया को हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, क्योंकि एक तो बारबाडोस की टीम है वहाँ पे, तो आपके पास बहुत बड़ा चांस है। अगर आप इंडिया को भी साथ हरा लेते हैं तो आपके पास बड़ा ऑप्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान को सोचनी चाहिए, और होपफुली उमाइमा को भी थोड़ा मौका मिले। अभी T20 में वो बाहर बैठी रही सारे मैचेस में, एक मैच खेली है, कल भी उनकी बारी सिर्फ एक आध रन के लिए आई है। बिस्मा ऑब्वियसली हमेशा से डिपेंडेबल हैं, और कल भी बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने आके सिद्रा के साथ खेली। बिल्कुल, ऐसे ये कुछ परफॉर्मेंसेस तो हैं। हसन, ओवरऑल ये स्टार्ट एक तरह से अलार्मिंग ज़रूर हो जाता है कि जहाँ पर हमारे पास वुमेंस क्रिकेट में लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, उस तरह से हम प्लेयर पूल को इन्हांस नहीं कर पाए। अब जिस तरह गुलाम फातिमा की ही बात कर लें, 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की, प्लेयर ऑफ द मैच भी हैं, जिस तरह सना ने कहा 2017 में आई। ओवरऑल 2017 से लेकर अगर अभी तक आप देखें तो सिर्फ 6 वनडेज उन्होंने खेले हैं। इनको फिटनेस या जिस भी क्राइटेरिया पर ड्रॉप कर दिया गया। तो जब आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आपको नहीं लगता कि मतलब आप शायद काम कर पाते, विद इन 6 मंथ्स आप काम करते, इंस्टेड कि आप ड्रॉप ही कर देते और एकदम से वर्ल्ड कप में दोबारा उनको कम बैक के लिए कहते? मसला तो वहीं पे आता है ना कि आपकी जब आपका प्रोफेशनल लेवल जो है वो सिर्फ आपके मतलब नेशनल टीम के ऊपर एग्जिस्ट करता है, और उस पर भी मतलब कि इट्स नॉट इवन के जो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह की बात करें, वो वाले आपके पास एडवांटेजेस ना हो, आपका प्लेयर पूल ऑलरेडी छोटा है, मतलब कल्चरल रीजंस भी हैं और भी रीजंस हैं। आपको अगर इन चीज़ों के, जैसे सना ने बात की कि कौन ड्रॉप हो जाता है कौन नहीं होता है, मतलब जब आपके पास एक वो एक्सटेंसिव डोमेस्टिक सिस्टम ना हो जहाँ पे खिलाड़ी अपने आप को प्रूव कर सकें, जो कि मतलब अपना कंपैरिजन कर सकें बाकी खिलाड़ियों के साथ, एटलीस्ट दिखा सकें कि सेम कंपटीशन में आप किस तरह कर रहे हैं। जब आपका मतलब कि वो एक खाना पूरी के तौर पे एक T20 टूर्नामेंट कभी 10 दिनों में करा देंगे, उसके अलावा आपका कुछ नहीं होगा, तो फिर उस सिचुएशन में आपका यही कंटिन्यूसली रहेगा कि अगर आप कहते हैं खिलाड़ी को कि जी आपकी फिटनेस का इशू है, तो आप अगर उसका फिटनेस का इशू सिर्फ आपके, इट्स नॉट लाइक कि आप उनको इस तरह पे करते हैं कि वो घर पे जाके अपना संभाल सकें। एक वो मतलब एक रिलायंस होती है कि जी आप प्रोफेशनल हैं तो आपको उस तरह स्टेप अप करना है, लेकिन आपके लिए जो पाथवेज हैं या आपके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो चीज़ें करने की वो आपको प्रोवाइड नहीं होगी। तो फिर आपको ये रियलाइज़ करना है कि वो थोड़ा सा मतलब एक ब्रिज बनाना है ना कि तो प्लेयर भी हाफ वे आए, लेकिन बोर्ड की तरफ से भी हाफ वे आपको जाना होता है। एंड दैट इज वेयर पाकिस्तान लैग समटाइम्स कि अगर प्लेयर को वो नहीं दिखाई दे रहा है कि बोर्ड उनसे हाफ पे आके मिल रहा है, तो फिर भी मोटिवेशन का इशू आ जाता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ होता है, देयर आर पीपल जो एक्सेप्शंस होते हैं जो स्टेप अप करते हैं जस्ट आउट ऑफ देयर ओन शेयर विल पावर और देयर ओन सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेम जो रूल है, सेम जो चीज़ें वो सब पे अप्लाई की जाए। किसी के साथ मतलब किसी के साथ को धमका के भी ये इस तरह समझाया जाता है, किसी के साथ प्यार से भी समझाया जाता है, बहुत डिफरेंट रीजंस होते हैं। बट ऑल ऑफ दैट कैन ओनली हैपन अगर आपका एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर अंडरनीथ एग्जिस्ट करता है जो कि खुद एक प्रोफेशनल हो, रादर देन कि आप सिर्फ कहें कि जब ये अब हमारी मेंस टीम का भी बड़ा सा ये इशू रहा है, हमारी हॉकी को देख लें, हमारी हर स्पोर्ट को देख लें, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज जहाँ पे ये समझा जाता है कि जब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलेंगे तब जाके आप जो बेसिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म है वो स्टार्ट करेंगे। तो वो हमारे पास मतलब के दिहाइयाँ हैं अपनी सारी स्पोर्ट्स की, जो कि सबूत के तौर पे कि ये जो सोच है, ये जो सिस्टम है, इसमें फेलियर और सक्सेस का जो रेशो है वो इतना कोई पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ हमें ज़रूर नज़र आती है। बट सना, एक और अलमिया ये भी है कि हम उस तरह से अपने प्लेयर्स को, आइकॉन्स को ग्लोरीफाई नहीं कर पाए वुमेंस क्रिकेट में ख़ास तौर पर।
हमने देखा कि मेंस क्रिकेट में तो हमने बहुत से हीरोज़ बनाए। अगर करंटली रिसेंट टाइम्स की भी बात करें तो शादाब हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, कुछ आइकॉन्स हैं। आइकॉन्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि वो फिर इंस्पायर करते हैं जनरेशन्स को। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें, अभी जिस तरह हम तूबा की बात करें, एकदम से वो सीन पर इमर्ज कर गई हैं, टीम का भी हिस्सा बन गई हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। इससे पहले भी कुछ परफॉर्मेंसेज हमें नज़र आती रही, लेकिन हम उस तरह से ग्लोरीफाई नहीं कर पाए, आइकॉन्स नहीं बनाए कि हमारी, अगर आप आज बच्चियों से जाकर स्कूल्स या कॉलेजेस में पूछें तो वो उस तरह से उनके पास कोई आइकॉन नहीं होगा या रोल मॉडल नहीं होगा। देखिए कुछ ना कुछ बने भी हैं, बट हमें एज ए सिस्टम बनाने नहीं आते। लड़कों में भी अगर आप देखें, जब बड़े सुपरस्टार्स शुरू में बने हैं सारे, वो अपने ओन पे बने हैं, अपनी ही परफॉर्मेंसेस के, अपनी ही मार्केटिंग एजेंसी से, अपने ही इंडोर्समेंट से उन्होंने अपने आप को एक स्टार बनाया। अनफॉर्चुनेटली हमें खुद मार्केट करना नहीं आया जब तक आपका PSL नहीं हुआ। PSL ने बहुत से स्टार्स आपको दिए हैं, और वुमेंस क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली, जैसे हसन ने भी बात की, कोई ऐसा डोमेस्टिक कंपटीशन है ही नहीं जिसके थ्रू आप स्टार्स बनाए। और फिर फ़र्क इतना है कि जब आप श्रीलंका से, आयरलैंड से खेलते हैं, आप 4-4 5-5 आउट करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाते हैं, आपको 4 ओवर में 50-60 रन पड़ता है, तो एकदम से वो जो थोड़ी सी एक हाइप आपके बारे में क्रिएट हुई होती है वो बिल्कुल बैठ जाती है। जहाँ तक गुलाम फातिमा की बात है, उसका एक और भी प्रॉब्लम ये है कि आप देखें जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट आई है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के जाने की वजह से भी इनका बहुत नुकसान हुआ। जो हसन बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन कहाँ से आए, आप सप्लीमेंट्स कहाँ से लाएं, आप महंगाई देखें, एक प्रॉपर अच्छा खाना एज एन एथलीट अगर आप महीने में खाना चाहें, उसके लिए कहाँ से पैसे आएंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, आपके पास डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो ये जो पिछला काफ़ी अरसा रहा है प्लेयर्स का विदाउट डिपार्टमेंट, उसमें उनके लिए कम बैक करना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनका फिर कॉम्पिटिशन उन लोगों के साथ है जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है और जिनके ऊपर खर्चा PCB भी कर रहा है और उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है, और एंडोर्समेंट्स अलग हैं। पर जो बाहर एक दफ़ा ड्रॉप हो जाता है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, सिद्रा अमीन एक बहुत बड़ी मिसाल है। पिछले 3 साल से इनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये वर्ल्ड कप का हिस्सा थी, वर्ल्ड कप की हर 11 में खेली हैं, पर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट थी। सिर्फ वो 2-3 महीने के लिए शायद इनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पर 3 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर थी। तो ये जो सारी सिलेक्शन की इनकन्सिस्टेंसीज हैं, ये भी एक वजह बनती है आपकी स्टार्स ना बनाने के लिए। जब आप कंसिस्टेंटली सिलेक्ट करते हैं लोगों को, उनके ऊपर बैक करते हैं, उनको पैसा भी देते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, तब जाके स्टार्स बनते हैं। इस तरह से जो एक्सेप्शनल होते हैं वो लोग हो जाते हैं, जिस तरह हसन ने बात की कि 1-2 लोग एक्सेप्शनल होते हैं, वो इन सारी चीज़ों के बावजूद गॉड गिवन उनके पास एक टैलेंट भी होता है और फेम भी गॉड गिवन कभी कभी मिल जाता है आपको, पर उसके अलावा आपको बिल्डअप करना पड़ता है जैसे पूरी दुनिया में लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक पॉलिसी लेवल पर ऐसे डिसीजन ज़रूर हों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जहाँ पर अगर आप मेंस क्रिकेट के लिए कोई पॉलिसी अपना रहे हैं तो ख़वातीन क्रिकेट के लिए उनके डायनामिक्स देखते हुए वो पॉलिसी बनाई जाए। ऐसे यूनिवर्सली जिस तरह फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल क्रिकेट को हटाया गया, उस तरीके से आई थिंक अगर आप खाली फीमेल क्रिकेटर्स की बात करें तो उनके फिर इंसेंटिव्स को वैसा करना चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट है वो भी कम है, लीग क्रिकेट है नहीं, वो इतना इनफ्लक्स ऑफ मनी कहाँ से जनरेट होगा, ये सारी चीज़ें ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉनदलेस कल दूसरा वनडे खेला जाएगा, उम्मीद यही है कि गर्ल्स इन ग्रीन विल विन दिस मैच, जीतेंगी, 2-0 हो जाएगा और फिर आगे क्लीन स्वीप की तरफ भी जाएंगी। सीरीज़ में ऑलरेडी 1-0 की बढ़तरी हासिल है और 2 वनडेज़ अभी बाकी हैं। अगर ये 2 वनडेज़ भी जब पूरे होंगे तो एक ज़बरदस्त टूर रहा है। T20 हमने ज़रूर डोमिनेट किया और पूरा मौका है कि वनडेज़ में भी क्लीन स्वीप करें और पूरी सीरीज़ फिर आप क्लीन स्वीप कर लेंगे, T20s और वनडेज़ भी। इसके साथ साथ आपसे ये भी बात करनी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए श्रीलंका के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 7 जून को पहला T20 कोलंबो में खेला जाएगा। T20 सीरीज़ के अलावा इस पूरे टूर में टेस्ट मैचेस और वनडेज़ भी हैं। अगर आप श्रीलंका के स्क्वाड की बात करें तो भनुका राजापक्सा हैं, चरित असलंका हैं, धनुष्का गुनाथिलका हैं, नविंदा फर्नांडो को एक बार डेब्यू दिया जा रहा है, पथुम निसांका पहले भी खेल चुके हैं, दसून शनाका इनके कप्तान हैं, लहीरू हैं, रमेश मेंडिस हैं, वहिंदू हरसंगा हैं, कुसाल मेंडिस हैं जो कि पहले भी परफॉर्म करते आए हैं, विकेट कीपर हैं। इसके अलावा निरोशान देकोवेला को भी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन रखा गया है। चमीरा करुणा रत्ने हैं और चमीरा हैं, जेफरी हैं, उसके बाद कसून राजिता हैं, लक्षण संदकान हैं जो कि पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं श्रीलंका के लिए। तो कुछ अच्छे नाम और कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ऑफ कोर्स, श्रीलंका के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक कंप्लीट टूर है और इसके बाद हमें ये भी पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भी श्रीलंका में जाकर खेलना है और उसके बाद एशिया कप भी आना है। तो श्रीलंका जो अपनी तैयारी है उसको भरपूर तरीके से नज़र में रखेगा। हसन क्या ऐड करना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया ने तो एक कंप्लीट स्क्वाड का ऐलान किया है, श्रीलंका इज़ ऑलवेज टफ इन देयर होम कंडीशंस। हाँ, इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपका जो श्रीलंका के जो कंडीशंस हैं, हमने लास्ट ईयर देखा था, बेशक यूएई में
वर्ल्ड कप तो जीत ली थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में आपने उनका रिकॉर्ड देखा था। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ओवर द पास्ट हमने जिस तरह टू एन एक्सटेंड PSL के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में देखा था, लंका प्रीमियर लीग के 2 सीजन के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ हम श्रीलंका में भी देख रहे हैं कि एक वो जो T20 स्पेशलिस्ट होता है जो कि आमतौर पे सिस्टम से ज़ाया हो जाता था, वो उभर के आगे आ रहा है। दुष्मंता चमीरा हो गए, भानुका राजपक्सा और वनिंदु हसरंगा की जो IPL की परफॉर्मेंसेस थी, मतलब दे वर एक्सेप्शनल। तो अब वो एक डिफरेंट मेंटालिटी के साथ जब इंटरनेशनल क्रिकेट भी दोबारा खेलने जाएंगे तो वो एक डिफरेंट मेंटालिटी के साथ खेलेंगे, एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। मतलब अगर वनिंदु हसरंगा ठीक है वर्ल्ड नंबर 1 T20 में बॉलर हो गए, लेकिन इवन एट दैट पॉइंट जब आप IPL जाके IPL के टॉप 3 विकेट टेकर होते हैं, जब दुनिया भर के पाकिस्तान साइड दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर खेल रहे होते हैं, वहाँ पे आप डोमिनेट करते हैं, तो आपकी अपनी रेपुटेशन के लिए भी और आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत मैटर करता है ये चीज़ जो है। राजपक्सा सिमिलरली उनकी जो परफॉर्मेंसेज हुई है, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द सीजन जो IPL में थी, उसके बाद अब आप देखेंगे उनको ऑलरेडी अच्छा वर्ल्ड कप उनका बड़ा अच्छा गया था, अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं। अभी तक ODI क्रिकेट में उनका वो जो स्लॉट है उसके ऊपर इशू आ रहा है, बट दैट इज समथिंग जो कि कवर हो जाएगी। बट एटलीस्ट आपको ये दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका की क्रिकेट का वो जो एक फेज गुजरा था बिटवीन, मतलब पोस्ट संगकारा महिला जयवर्धने वाला एरा, पोस्ट रंगना हेराथ, मालिंगा भी चले गए, तो ऑलमोस्ट सिर्फ एंजेलो मैथ्यूज रह गए थे वो फ्रॉम दैट टीम जो कि ऑलमोस्ट हर ICC इवेंट के फाइनल्स में पहुंचा करती थी, एंड दे वर इन डेस्परेट नीड ऑफ न्यू स्टार्ट। हमने पतन संका को देखा पिछले साल जिस तरह वो वर्ल्ड कप खेले, जिस तरह उनका टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट हुआ है, तो अब एक एटलीस्ट एक आप कह सकते हैं एक उभरता हुआ वो आ रहा है, एक जनरेशन आ रही है श्रीलंका की जो कि कैन टेक श्रीलंका बैक टू अ सर्टेन स्पॉट। क्योंकि आप ये कंसिडर करें कि हमने ऑलमोस्ट फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि श्रीलंका भी एक मिड टेबल लोअर मिड टेबल टीम है। दिस इज अ टीम जो कि अगर आप फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ इस 21वीं सदी देखें तो दे कुड आर्ग्यू दैट दे वर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया साइड। मतलब कि आप अगर 3 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हैं, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले हैं, अगर आप 2007 2011 दोनों के वर्ल्ड कप फाइनल खेले, तो यू कांट रियली कॉल देम इवन अ मिड टेबल टीम उस लिहाज से। तो दैट इज समथिंग जो वहाँ पे वो कवर करते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सना ने जो बात की रिगार्डिंग कि आपके सिर्फ प्रोफेशनलिज्म जो है जो आपके सिर्फ एलीट लेवल पे होता है, तो इस पे ये मुझे जो हम PSL की बात करते हैं या और चीज़ों की बात करते हैं, आई थिंक वन ऑफ द रीजन जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने नोटिस किया, आई डोंट नो उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, कि जब आपकी PSL में जब आपकी एक टीम आपके प्लैटिनम या डायमंड में आपको उतने से ज़्यादा पैसे दे रही जितनी आपको नेशनल टीम में मिलते हैं, तो आप देखते हैं कि नेशनल टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो भी बेहतर हो जाता है। बिकॉज अब ये नहीं है कि आपकी नेशनल टीम में अगर हो तो आपकी रोजी रोटी चल रही है, अगर आप बाहर हो तो फिर आपका मतलब लाइफ जीने का जो लाइफस्टाइल है प्रीटी मच वही डिफरेंट है। आप एक डिफरेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। इस वजह से कई दफ़ा हम देखते थे कि पाकिस्तान टीम आने के लिए, पाकिस्तान टीम से किसी को निकालने के लिए और इन सब चीज़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इतनी ज़्यादा चीज़ें चलती थी। जबकि पोस्ट PSL अगर आप देखें तो अगर मैं मोहम्मद आमिर हूँ, अगर मैं वहाब रियाज हूँ, इवन अगर मैं somebody लाइक शान मसूद हूँ, अगर मैं नेशनल टीम में नहीं हूँ, ठीक है, मुझे मोटिवेशन रहती है क्योंकि मेरा असल में तो ख्वाब पाकिस्तान के लिए खेलना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के ऊपर इतना कोई सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड आई फील लाइक कि दैट इज़ वन थिंग कि अगर आपका डोमेस्टिक लेवल पे वुमेन्स गेम में आपसे फाइनेंशियली वो ना सिर्फ आपके प्लेयर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, ना सिर्फ उसका प्रोफेशनलिज्म बेहतर होता है, बट ऑल्सो जो आपका माहौल होता है ड्रेसिंग रूम का, दैट ऑल्सो चेंजेस। लाइक ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ना क्या ऐड करना चाहेंगे श्रीलंका की टीम की अगर बात करें, हसन ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ये पॉइंट आउट किया है कि अगर आप उनका ये फेज़ देखें, जो उनके कुछ यंगस्टर्स आए हैं वो बड़े ज़बरदस्त और टैलेंटेड ज़रूर थे, बट उन्होंने बहुत जल्दी जगह बना ली टीम में और टीम को जो एक मुस्तहकम पोजीशन पर लेकर आना था वहाँ पर वो ले आए। बिल्कुल, और जो फेयरलेस क्रिकेट T20 में रिक्वायर्ड है वो अब हम नज़र आ रहा है कि श्रीलंका उस तरफ आ चुका है। पहले आपको नज़र आ रहा था कि जैसे दिनेश चंदीमल थे, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू आ रहा था, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, टीम पर्सन है,
पर उस तरीके से उन्होंने T20 को नहीं लेके जा पाए। पर अब की जो जनरेशन है, ऑब्वियसली वो आए थे संगाकारा और जयवर्धना के साथ साथ, बिल्कुल उस वक्त एंड पे उनके करियर के साथ साथ थे। अब जैसे पतिराना बॉलिंग में अगर देखा जाए तो आईपीएल की बात हसन ने की, जब MS धोनी आपको कहते हैं कि ही इज एन एक्सीलेंट डेथ बॉलर। सर आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। यार Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया का दौरा है श्रीलंका का। श्रीलंका के T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पहला T20 मैच सीरीज का 7 जून को कोलंबो में खेला जाएगा। सना क्या ऐड करना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा स्क्वाड आ रहा है, एक इंटरेस्टिंग सीरीज हमें देखने को मिलेगी और ये जरूर नजर में रखना है कि हमने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज भी खेलनी और एशिया कप भी खेलना है। बिल्कुल, ऑब्वियसली बड़ी क्लोजली वॉच आपको करना होगा इस सीरीज़ को। जो डेब्यूटेंट है पतिराना, उनके बारे में जैसे हसन भी बात कर रहा था, आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है। इवन दो सिर्फ 2 ही मैचेस मिले हैं, पर बड़ा इम्प्रेस किया उन्होंने। MS धोनी के लेवल के कप्तान को कह रहे थे वन ऑफ द बहुत एक्सीलेंट डेथ बॉलर है। उसके अलावा हसारंगा जो है मेरे ख्याल से बहुत ही की प्लेयर इस वक्त बन चुके हैं श्रीलंका के लिए। जिस तरह की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, चाहे वो श्रीलंका में देख लें, लीग क्रिकेट में देख लें, तो अंडरस्टैंड करेगा ऑस्ट्रेलिया इस थ्रेट को। एरन फिंच का भी थोड़ा सा लीन पैच आया है, उनके लिए भी ये सीरीज़ बतौर कप्तान बड़ी ज़रूरी होगी, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे होते हैं अपने लिए। साथ हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को क्यों वो वर्ल्ड कप जीतते हैं, क्योंकि साथ उनकी ऑस्ट्रेलिया ए की टीम भी साथ ही ट्रैवल कर रही है, वो भी श्रीलंका में आके खेलेगी। तो ओवरऑल जब आप दूसरी टीम्स को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको पता चलता है क्यों वो वहाँ पे हैं जहाँ पे वो हैं। बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगता है कि कंपेटिटिव सीरीज़ होगी, बिल्कुल वन साइडेड नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका, जैसे हसन ने भी बात की, आपने भी बात की अहमद, के अब जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं श्रीलंका की टीम, उसमें वो पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है, एग्रेशन भी नज़र आ रहा है और फियरलेसनेस भी नज़र आ रही है। इसलिए बहुत एक्साइटिंग ब्रांड अब नज़र आता है इनका। बिल्कुल ऐसे ही है। सना आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करी थी स्पोर्ट्स 360 पर। थैंक यू। इसके बाद आपसे बात करेंगे रोलैंड गैरिस की फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। साल का ग्रैंड स्लैम जारी है। सेमीफाइनल लाइनअप मेंस साइड और वुमेन्स साइड पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर पहले सेमीफाइनल की बात करें तो राफेल नडाल का मुकाबला है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से, और अगर आप दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो वहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला है, क्योंकि अगर आप इन दोनों की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त क्वार्टर फाइनल ये जीत कर आए हैं। कैस्पर रूट का मुकाबला होगा मारिन सिलिच से। बहुत ज़बरदस्त सेमीफाइनल लाइनअप है। हसन क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ, जैसे हमने कल भी बात की थी कि राफेल नडाल के वापस आने से एक वो फेमिलियर सी फीलिंग आ जाती है। बट जो अब जो इंटरेस्ट करता है मुझे वो मारिन सिलिच का है, क्योंकि सिर्फ 5 इस जनरेशन में खिलाड़ी ऐसे हैं जो चारों ग्रैंड स्लैम्स के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। 4 तो आपके बिग 4 थे, जोकोविच, नडाल, फेडरर, मरे, और अब मारिन सिलिच भी पहुंच गए हैं। इससे पहले वो जीते भी हैं। इवन इन दैट एरा ऑफ बिग 3 डोमिनेंस में भी वो स्लैम्स जीते हुए थे, US ओपन के फाइनल में पहुंचे। तो ये अब एट दिस एज 33 साल की उम्र में इंजरी से वापस आते हैं, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ उसमें भी एक खुशी होती है कि वो ही इज बीन थ्रू अ लॉट, आउटसाइड द टॉप 30 इन द वर्ल्ड हो गए एक ज़माने में। आज आई थिंक 4-5 साल पहले ही वाज नंबर 3 इन द वर्ल्ड एट वन स्टेज। तो उनकी जो वापसी है दैट इज मतलब बड़ी खुशाइंद है। और ऑब्वियसली उनके आखिरी ही कुछ साल होंगे, ऑल्दो अब हम टेनिस में देख रहे हैं फेडरर 37 पे भी टाइटल जीत रहे हैं, नडाल 35 पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे, वो द थर्ड ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू विन द स्लैम देयर। फिर आप कैस्पर रूट की बात करें, जिस तरह उसका राइज हो रहा है, तो टेनिस फॉर वंस मतलब कि ये कोविड में बड़ा इफेक्ट किया था टेनिस को, जो कोविड के पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल थे। लेकिन अब जो है आप कह सकते हैं कि दोबारा से जो दिलचस्पी है, वो जो इंटरेस्ट है, वो वापस आ रहा है। और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इससे पिछला स्लैम हुआ था, वो तो खैर ऑफ फील्ड चीज़ों की वजह से ज़्यादा उसमें खबरों में रहा था, बट फ्रेंच ओपन से अब एक्चुअली लग रहा है कि वो नॉर्मल सी वापस आ रही है।
असन अगर सेमी फाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल गेज करें जोकोविच और नडाल का, तो जोकोविच की कोशिश यही थी कि वो पावर टेनिस ही खेलें और नडाल को कोर्ट की दोनों तरफ भगा के जितना वो डोमिनेट कर सकें करें। एक हद तक उन्होंने किया भी, बट नडाल ऑब्वियसली वहाँ पर एज ले गए और वो मैच को जीत गए। अब अलेक्जेंडर ज़वेरेव की जब आप बात करें तो उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, आपको क्या लगता है कि वो नडाल के खिलाफ किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिव होने की कोशिश करेंगे? आई थिंक सबसे इफेक्टिव तरीका तो वही है जब जोकोविच ने लास्ट ईयर भी उनको फ्रेंच ओपन में हराया था, उससे पहले भी क्ले पे जो सबसे सक्सेसफुल रहा है नडाल के खिलाफ जोकोविच ही रहे हैं। उनका ये होता है कि जब थोड़ी ठंड होती है, जब कोर्ट थोड़ा रात के टाइम कोर्ट थोड़ा तेज भी हो जाता है, उस सिचुएशन में वो जो डोमिनेट करते हैं ऑफ मतलब के बेस लाइन रैलीज को और ज़्यादा अग्रेसिव रहते हैं। दैट्स द ओनली वे कि आप इवन कम्पीट कर सकते हैं नडाल के खिलाफ, अनलेस कि आप फेडरर हैं जिनकी एक कम्प्लीटली यूनिक गेम है। बट अदरवाइज तो हमने देखा अब तो क्या 17-18 साल का सैम्पल साइज और डेटा है हमारे पास, जिससे दिखाई देता है कि नडाल को अगर कोई तरीका होता इसके अलावा या इवन ये इंक्लूड करके कि जो नडाल को क्ले कोर्ट पे जो ट्रबल कर सकता होता, तो वो कोई ना कोई ज़रूर अपना लेता। लेकिन अभी यही है कि यू कैन ओनली जो आपकी अपनी गेम है वो अपने बेस्ट लेवल पे A+ लेवल पे खेलो एंड देन होप कि नडाल हैज़ एन ऑफ डे इवन एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। बिल्कुल ऐसे ही है और ओवरऑल हम यही देखते हैं कि बड़े ज़बरदस्त सेमीफाइनल्स हैं। अगर आप इस लाइनअप की बात करें, अगर आप वुमेन साइड की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 इगा श्वियाटेक का मुकाबला कास्टेनिनका से है और दूसरी तरफ टर्वीजन का मुकाबला कोको गाफ से है जो कि यूएसए की नुमाइंदगी कर रही हैं। और ज़बरदस्त सेमीफाइनल लाइनअप वहाँ पर भी कंप्लीट हुई है। पावर टेनिस वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। थोड़ी सी डोमिनेंस की बात ज़रूर होती है जब आप वुमेन साइड की बात करते हैं कि कौन ओवरऑल डोमिनेट कर पाएगा, कौन वो क्राउन जिसकी आप बात करते हैं कि सरीना विलियम्स के बाद एक तरह से वो कंसिस्टेंसी नहीं आई, तो वो खैर अभी भी टेनिस इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि आप नहीं कह सकते। बट नॉन द लेस मेंस साइड और वुमेन साइड दोनों साइड्स पर बड़ी ज़बरदस्त सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हुई है। जाने से पहले मैं चाहूँगा थोड़ी सी बात हम पॉल पॉगबा पे भी ज़रूर कर लें और पॉल पॉगबा के बारे में आपको ये बताना है कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनके दरमियान उनके और मैनेजमेंट के दरमियान ये तमाम चीज़ें तय पा गई हैं कि पॉल पॉगबा मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज अ फ्री एजेंट छोड़ेंगे। और जब आए भी थे, जब उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था, बड़ा हाइप था, लेकिन ओवरऑल अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का टाइम वहाँ पर देखें, जिस तरह से वो फ्रांस के लिए परफॉर्म करते रहे, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहे। हसन, क्या ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक एक अनफुलफिल्ड सा करियर है मतलब अनफुलफिल्ड सा क्लब करियर है। वर्ल्ड कप तो मतलब ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ अ टीम जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो उनको कभी डाउट ही नहीं कर सकते हैं। बट द फैक्ट जो यूवेंटस में प्लेयर था जिसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 100 मिलियन खर्चे थे, वो प्लेयर जो है हमें सिर्फ फ्लैशेज में दिखाई दिया जब सोल्शायर आए थे या मोरिनियो का थोड़ा सा पीरियड था, सोल्शायर के पहले 2-3 महीने थे, इवन स्टार्ट ऑफ दिस सीजन था जब वो प्लेयर हमें दिखाई दिए। आई डोंट नो, आई थिंक इसमें यूनाइटेड का भी कसूर है। दे नेवर, आप खुद देखें वो कितने 5-6-7 साल जितने भी रहा यूनाइटेड में, हु वाज द बेस्ट मिडफील्डर दैट ही प्लेड विद, द बेस्ट जो उसको कॉम्प्लीमेंट करता हो। बेस्ट मिडफील्डर तो प्रॉब्ली ब्रूनो फर्नांडिस हैं, लेकिन वो pretty much he plays in the same position जो पॉगबा खेलते हैं। उसके अलावा उन्हें वही स्कॉट मैकटोमिने और फ्रेड और इन सब से गुजारा करना पड़ा। तो दैट बेसिकली पॉगबा को के अपने भी कसूर हैं, लेकिन आई थिंक इसमें क्लब जो है वो उसकी जो पॉलिसीज हैं, उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनका बहुत बड़ा डिसीजन है। और मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज पॉगबा इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग तो वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर है। एंड द फैक्ट कि उसकी pretty much उसकी पूरी प्राइम निकल गई है while never being able to find a partner, वो एक मसला है। ऑब्वियसली जब फ्रांस में जाएंगे तो पहले अंगोलो कॉन्ते होते थे, अब अगर कॉन्ते नहीं होंगे तो प्रॉब्ली ऑरेलिया शॉमेनी वगैरह उस तरह करके कोई खेलेंगे, तो आई डोंट सी कि फ्रांस में उनको कोई मसला होगा। लेकिन आई होप ही गोज टू अ क्लब, आप जहाँ पे भी जाते हैं जहाँ पे उनके साथ कोई एक्चुअल मिडफील्ड पार्टनर हो। बिल्कुल ऐसे ही। हसन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। Here he goes again.